आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की खबरों की तरफ रुख करने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर मंजुनाथ भजंत्री पर इलेक्शन कमीशन इस वक्त सख्त नजर आ रहा है। झारखंड सरकार को ईसी का निर्देश, सीधे तौर पर सख्ती के साथ मंजुनाथ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, देवघर डीसी पर चार्ज मेमो जारी किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। और इसके लिए 15 दिन सुनिश्चित कर दिए गए हैं। 15 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को सूचना देने के निर्देश भी इसमें शामिल है। मंजुनाथ भजंत्री को डीसी पद से हटाने के निर्देश दिए गए। आगे किसी भी डीसी पद पर नियुक्ति इनकी रोकी जाए, बिना आयोग की जानकारी के नियुक्ति न हो, ये सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश इस वक्त शामिल हैं। तो झारखंड सरकार को ईसी की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मंजुनाथ भजंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाए, ईसी के पद पर नियुक्ति ना हो, आयोग की बिना जानकारी के ऐसा न किया जाए, ये तमाम निर्देश इसमें शामिल है। आगे किसी भी डीसी पद पर नियुक्ति को रोका जाए, जिसे सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश के तौर पर एक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। तो देवघर के डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री, जिनके ऊपर झारखंड सरकार को अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह निर्देश देना पड़ा कि कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों के भीतर आपको रिपोर्ट देनी होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, पूछा नहीं गया है, सीधे तौर पर निर्देश ये दिया गया है कि आप ये कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई 15 दिनों के भीतर निर्देश के तौर पर भी शामिल है, और डीसी के पद पर नियुक्ति को रोकी जाए जब तक चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को जानकारी ना हो। इसे लेकर किसी भी तरह से तत्काल पद से हटाने के निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए। और अब तक क्या कुछ हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। 6 दिसंबर को ही आदेश को जारी कर दिया गया था। दिसंबर का आदेश सितंबर तक लागू नहीं हो पाया, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर शुरू हो जाता है, लेकिन जो आदेश दिए गए थे उस आदेश को लागू नहीं किया गया। सवाल यही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि आखिर इतनी देरी क्यों, इसके पीछे की वजह क्या रही। डीसी ने सीधे तौर पर अब डीसी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, इसे लेकर इलेक्शन कमीशन का यह निर्देश, इसे बहुत सख्ती के साथ देखा जा रहा है, माना जा रहा है। मंजुनाथ को पद से हटाने के आदेश थे, लेकिन उस आदेश की अवहेलना की गई, उस आदेश का पालन नहीं किया गया। किसी भी डीसी पद पर उनकी नियुक्ति ना हो, इसे लेकर भी निर्देश शामिल है। मंजुनाथ भजंत्री पर इलेक्शन कमीशन की सख्ती के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का ये लेटर है 6 दिसंबर 2021 को चुनाव आयोग के फुल बेंच ने मेरे ऊपर 8 केस कराए बधुपुर बाई इलेक्शन के बाद, इसी मंजुनाथ भजंत्री ने, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया 6 दिसंबर 2021 को कि इमीडिएटली इसको हटाइए। 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, एक सुपारी देके झारखंड सरकार ने इसको रखा हुआ। ये सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, इसलिए मुझे ना झारखंड सरकार के ऊपर कुछ बोलना है, ना मंजुनाथ भजंत्री के ऊपर बोलना है। हम अंकिता को न्याय दिलाने गए थे। पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मेरे वाइफ के ऊपर 15 केस कर दिए, मेरे 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस कर दिए, जितना केस करना है करो। 37 केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए हैं। केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, 2-2 हाथ करने को तैयार हूं, ये लड़ाई जारी रहे। तो निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद है गोड्डा से। जेडीयू को जोरदार झटका, बीजेपी के तरकश में जेडीयू के तीर। मणिपुर में बीजेपी में शामिल जेडीयू के 5 विधायक। मणिपुर में 1 पर सिमटा जेडीयू। मणिपुर में पटना का बदला। और अब बात बिहार की, तो जहां जेडीयू पटना में एक के बाद एक बैठकें कर रही है। पूरा प्लान जो है वो 2024 को टारगेट में रखकर किया जा रहा है और 2024 में खेला करने की कोशिश की जा रही है।
पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी भी सोई हुई नहीं है, वो भी बड़ी तैयारी कर रही है इसे लेकर। और यही वजह है कि जब जेडीयू ने आरजेडी से मिलकर पटना में खेला कर लिया तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को पटखनी दे दी, यानी बीजेपी ने पटना का बदला मणिपुर में ले लिया। तो सियासी शह और मात का खेल लगातार जारी है। आज की बड़ी खबर यही कि मणिपुर में जेडीयू को एक बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से लगा है और यह झटका उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने ही दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक इसे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन जेडीयू के लिए ये न सिर्फ एक झटके के जैसा है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत भी इसे माना जा रहा है। कुछ समय पहले ही आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, शह और मात का खेल यहां पर नजर आ रहा है जिसमें कौन किसके ऊपर कितना भारी पड़ जाए इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जिस दिशा में जेडीयू बढ़ने की कोशिश कर रही है उसके लिए यह झटका जोर का झटका है। बिल्कुल बिल्कुल विभा, देखिए विभा, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। उमेश जी, आपके पार्टी आज 3 दिनों का बैठक चल रहा था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, लेकिन ठीक इसी बीच में मणिपुर में आपका झटका लग गया, 5 विधायक बीजेपी में चले गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संगठन पूरे मजबूती के साथ सभी जगह, हम पूरे देश में हमारे नेता को एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ लोग देख रहे हैं और आज देख रहे हैं कि पूरे तमाम देश के सभी जगह से हमारे यहाँ आज नेशनल काउंसिल की बैठक में भी लोग आए हैं। वो तो ठीक है सर, वो मैसेज देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के विधायक के टूटे, पहले अरुणाचल में टूटे और मणिपुर में टूट गए। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता को संगठन जो है, हमारे संगठन का जो जनाधार है हमारे नेता है, हमारा नेता का चेहरा है और नेता के चेहरे पर सभी लोग सभी जगह एकजुट हैं और पूरे मजबूती के साथ सभी जनादेश और जनाधार है वो पूरे मजबूती के साथ। लेकिन सर, आप राष्ट्रीय पार्टी के लिए सर आप नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही झटका लग कि आपके अपने विधायक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो आपका साथ छोड़ दे रहे हैं। उनके कटुल चाल जो चल रहे हैं बीजेपी, पहले ही से वो तो बीजेपी है नहीं। अच्छा, लेकिन उमेश जी एक बात बताइए, जब आपके पार्टी के विधायक आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देश की जनता कैसे करेगी? ये लोकतंत्र में सब लोग का है पूरे अधिकार, लेकिन ये हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आज एक उम्मीद और विश्वास के साथ पूरा देश जो है हमारे नेता के प्रति। लेकिन मैसेज क्या जाएगा सर, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो चला गया। नहीं, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो पूरा हमने कहा कि जनता मालिक है, जनता देख रही है। जो 24 में जो उन्होंने जो खेला कर रहे हैं उनसे बीजेपी के लोगों को लग रहा है खेला हो रहा है, तो 2024 में आप कैसे आशान्वित हो सकते हैं? वहां भी सभी जगह हमारे नेता गोलबंद करने में जो है, जितने भी पक्ष पार्टी है सबको एकजुट करने का बीड़ा उन्होंने निकलने वाले हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया। चले जा रहे हैं आप कहे गोलबंद, सभी जगह आप उससे चिंतित नहीं होइए। हमारे नेता के चेहरा पर और तमाम जगह जो है देश के सभी लोग उनमें आशा। लेकिन सर समस्या तो यही ना, समस्या तो ये हो जाती है ना कि जब आप राष्ट्रीय पार्टी की कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज दे पाए कि नहीं, देखिए हमारी ताकत इससे कहीं ज्यादा की है। झटका से कुछ नहीं तो खेला वेला लोग करते ही रहते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने नीचे हरकत। उमेश जी, खाली एक बात बताइए, आप कैसे मैसेज, ठीक है उमेश जी, कैसे मैसेज, अच्छा आप कैसे मैसेज देंगे देश की जनता को जब आपके पार्टी नहीं संभल रहे हैं? बिल्कुल, आप जान रहे हैं कि हमारे नेता को, माननीय नेता जो हैं पूरे विपक्षी दल को एकजुट करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और तमाम लोग जो सांप्रदायिक ताकत है। तो मैसेज क्या दीजिए, किस मैसेज से, किस मैसेज से? जो जब आपका पार्टी एकजुट नहीं है तो पार्टी एक साथ नहीं, कैसे नहीं है? पूरे मजबूती के साथ हमारे गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है, उससे पूरे उम्मीदों है लोगों को। लेकिन सर आपकी पार्टी नहीं संभल रही है। अरे 1-2 विधायक के जाने से क्या फर्क पड़ता है? पूरा जनाधार मेरे नेता के प्रति पूरा विश्वास रखे हुए। तो बिहार में एकजुट है ना आप लोग? हम लोग आपकी पार्टी के विधायक सभी जगह, पूरे बिहार ही नहीं, महागठबंधन पूरा एकजुट। आज क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा आज की बैठक में? आज की जो अभी के हालात है
उस हालातों पर चर्चा होगी और जो हमारे कुछ प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और जो ये करतूत है, जो बीजेपी वाले लोग जो करतूत कर रहे हैं, उन सभी लोग जो अभी वर्तमान हालात है उसी पर विशेष। ये खबर मिली कि नीतीश कुमार अब देश का दौरा करेंगे, बाहर निकलने वाले हैं। ये तो बताएंगे हमारे, लेकिन निश्चित ही एक विश्वास के साथ लोग भरोसा। आनंद, ये सवाल तब उनसे भी पूछा जाएगा, विपक्षी दल भी उनसे पूछेंगे कि भाई आपके अपने ही विधायक नहीं आपसे संभल रहे, आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप देश में तमाम दूसरी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की और आपको स्वीकार करके नेता के तौर पर चलने की बात, आखिर उसके पीछे का आधार क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत की गर्माहट जो सिर्फ बिहार तक महसूस नहीं होती है, मणिपुर में भी उसकी हलचल नजर आती है और यहाँ पर शय और मात का खेल लगातार चल रहा है। और देखिए, एक सप्ताह पहले की तस्वीर जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक जो थे तेखी कासो, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये वो तस्वीर है। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की थी। और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। लेकिन अगले ही साल यानी कि 25 दिसंबर 2020 साल बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी का ही दामन थाम लेते हैं। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह ही जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने पटना में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को टेंशन दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि यह झटका जेडीयू को कितना बड़ा और जोर का लगा है। मणिपुर में जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा क्योंकि जेडीयू के 5 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 6 विधायक थे और 6 में से 5 विधायक अब बीजेपी के हो गए हैं। मणिपुर बीजेपी के फेसबुक पेज पर इसे लेकर एक लेटर जारी कर दिया गया है। जेडीयू से बीजेपी में मर्जर का यह लेटर इस वक्त जारी हुआ है। जेडीयू के पास अब सिर्फ एक विधायक मात्र बच गए हैं। सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया है और इसीलिए जेडीयू के पास अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन विधायकों ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। जिन विधायकों ने जेडीयू का साथ छोड़ा है उनके नाम इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर KH जॉय किशन, N सनाते, मोहम्मद अचबउद्दीन। पूर्व डीजीपी की बात कर लें तो पूर्व डीजीपी AM खाउटे, थांगजाम अरुण कुमार, ये वो 5 नाम है। ये 5 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर में जेडीयू को इस तरह का झटका लगा हो। इससे पहले भी अरुणाचल में भी जेडीयू को झटका लग चुका है और जेडीयू वहां शून्य पर सिमट कर रह गई। एकमात्र विधायक थे जो पिछले हफ्ते ही शामिल हो गए बीजेपी में। 25 दिसंबर 2020 को 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 24 अगस्त 2022 को एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये वो पूरी सिनेरियो है। इस वक्त ये दृश्य बताने के लिए काफी है जहां नीतीश कुमार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश में होंगे और उसके लिए अब उनका देश भर में भ्रमण का सिलसिला भी शायद शुरू हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि ये अपने विधायकों को ही समेट नहीं पा रहे, उनका ही विश्वास नहीं जीत पा रहे, तो विपक्ष कैसे इन्हें स्वीकार करेगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर ही पलटवार किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक सूचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक सूचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ,
बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर, खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। और देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में होगी। आधे घंटे बाद यानी कि 11 बजे राज्य कार्यकारिणी की भी बैठक होगी और इसमें पहले से तय एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय एजेंडे पर खुलकर चर्चा होगी और पार्टी को किस तरह से देश में आगे बढ़ाना है इस पर बातचीत की जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उनको रखना है, इस पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा संभव है। ये भी माना जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी ने पार्टी को एक चोट पहुंचाई है, उस पर भी गहमा गहमी इस बैठक के अंदर नजर आ सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने की चर्चा के बीच बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बिहार के सीएम को बिना कद वाला नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर सीएम का कोई वजूद ही नहीं है। अजय निषाद ने ये तक कह दिया कि बीजेपी से ही नीतीश कुमार को पहचान मिली और कुछ दिनों में ही उनकी पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाएगा। बिहार में जो उनका कद है, बिहार से बाहर उनको कोई नहीं जानता। और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए सबसे पहले तो पूरे देश का रकबा भी जानना जरूरी है, चौहद्दी जानना जरूरी है और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका पहचान वो नहीं है। तो कहीं से भी ये बिहार से बाहर जा ही नहीं सकते हैं और आने वाला समय में जहां वो गए हैं, आने वाला समय में उनकी पार्टी जदयू है वो आरजेडी में विलीन हो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से ओवैसी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने मजहब का ख्याल रखना चाहिए और मजहब का सम्मान करना चाहिए। हम भी अपने मजहब के प्रति समर्पित हैं, लेकिन ओवैसी जिस तरह से भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश की जा रही है, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि ओवैसी के कथनी और करनी में एक बड़ा फर्क है। जिनकी मानसिकता ही तन से सर को अलग करने की हो, वो समाज जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करने वाले कहलाते हैं। हर इंसान को अपने मजहब पे फक्र होना चाहिए, मजहबी। और ओवैसी को तो इतना फक्र है कि सर तन से जुदा के नारे भी लगवाते हैं, आंदोलन भी करवाते हैं, इतना उनको फक्र है। लेकिन किसी दूसरे का सर तन से अलग करके अपने मजहब की बात जो करेगा वो समाज को एक साथ लेके नहीं चल सकता और वो कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाला व्यक्ति कहलाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त शेखपुरा से आ रही है, जहां पर प्रतिमा विसर्जन में मारपीट की गई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। शरारती तत्वों की तरफ से ट्रक चालक को पीटा गया है। मौके पर हालांकि इस वक्त पुलिस टीम
जो पहुंची थी उस पर भी हमला किया गया। 4 पुलिसकर्मी इस दौरान जख्मी हुए हैं जिन्हें चोट आई है। पुलिस ने 2 लोगों को यहां से पकड़ा भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान देखिए मारपीट शुरू हो जाती है। शरारती तत्वों की ये करतूत बताई जा रही है, जिसकी तरफ से चालक को पीटा गया और जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस टीम के ऊपर भी हमला किया गया। छपरा में मशरक के सेमरी गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव कायम है। हालांकि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मशरक प्रखंड क्षेत्र के सेमरी पंचायत के समस्तपुरा गांव में गुरुवार की रात मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और 6 लोग इस दौरान घायल हो गए। इस घटना के बाद एक दूसरे पक्ष की तरफ से मदरसे से आकर सार्वजनिक मंदिर के पास मारपीट की जाती है और मंदिर के चापाकल को तोड़ दिया गया, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। जो ये मस्जिद में जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इसमें बांग्लादेशी के लड़के आके पढ़ाई कर रहे हैं। पूर्णिया के, अररिया के लड़के यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो क्लास चल रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। 27 अगस्त को इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों से पुलिस ने करोड़ों रुपए के कैश जब्त किए और उसके बाद भी निगरानी की कार्रवाई लगातार चल रही है। निगरानी की टीम ने कल संजय कुमार के लॉकर से हीरे और सोने के आभूषण को बरामद किया है। सोने का वजन करीब 1.5 किलो बताया जा रहा है और निगरानी की तरफ से यह कहा गया कि जो आभूषण जब्त किए गए उसकी कीमत तकरीबन 78 लाख से कहीं ज्यादा है। अभी भी निगरानी की टीम की तरफ से यह जांच जारी है। आपको बताते चलें, 27 अगस्त की तारीख जब निगरानी ब्यूरो ने किशनगंज में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के पटना और किशनगंज के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है। इंजीनियर के पटना स्थित आवास से 1 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, जबकि किशनगंज में उनके एक राजदार के ठिकाने से 3.03 करोड़ रुपए बरामद किए गए। तो बिहार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लगातार जारी है, ताबड़तोड़ जारी है और पिछले 10 से 12 साल में निगरानी की कार्रवाई में ये देखा गया तो सबसे ज्यादा खुलासे 2016 से 17 में हुए थे। साथ ही पिछले 2 सालों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज्यादातर कार्रवाई की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी ली, उसमें यह खुलासा हुआ कि 2016 और 2017 में निगरानी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की थी। आपको बताते चलें कि उस समय आरजेडी का शासनकाल था और विपक्ष में बीजेपी की पार्टी थी। बीजेपी का कहना है कि उस समय बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं था, लिहाजा निगरानी को सबसे ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ी, जबकि आरजेडी का यह कहना है कि कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि सरकार चाहती थी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।